हेलो दोस्तों, नमस्कार। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आरएस की वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि वैकेंसी आने से पहले ही आरपीएससी ने जो है वो आरएस प्रीलिम्स, मेंस और उसकी जो स्कीम होगी ये लॉन्च कर दिया है, जारी कर दिया है मतलब। और अगर ये जारी कर दिया है, इसका मतलब ये है कि आरपीएससी कई बार मामलों में ऐसे फंसी है। कुछ एग्जाम्स में ऐसा हुआ है कि आरपीएससी ने पहले नोटिफिकेशन निकाला, उसके कुछ महीने बाद में जो है वो सिलेबस जारी किया, और कई बार तो सिलेबस भी जारी नहीं किया, पुराने ही सिलेबस से काम चलता रहा मतलब। लेकिन इस बार आरपीएससी ने सिलेबस प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी और उसके साथ साथ उसकी स्कीम को भी जारी कर दिया। यानी कि 2026 में अभी कुछ समय बाद में ही आपके आरएस का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा मतलब। तो इस आधार पर आरएस का प्रीलिम्स अगर मान के चलें, अगर अपन जनवरी में आरएस का नोटिफिकेशन आ जाता है तो जनवरी के बाद में जो है वो अप्रैल मई जून से पहले पहले प्रीलिम्स हो जाना है, और उसके बाद में मेंस जो है वो इसी साल हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी आपके लिए खुशखबरी है। अब अपन बात करते हैं कि आरएस का जो सिलेबस जारी किया है उसमें प्रीलिम्स के सिलेबस की अगर अपन बेसिक बात करें तो कोई खास बदलाव नहीं है, तो उसके बारे में अपन कोई डिस्कस नहीं करेंगे, अनावश्यक टाइम खराब होगा। अपन बात करें मेंस के सिलेबस की। जो मेंस के सिलेबस में जो बड़े बदलाव हुए हैं, मेंस के सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, क्या हटा दिया है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। चार पेपर जो है वो निर्धारित है पहले से ही, तो वो चारों पेपर ही रहेंगे, 200-200 नंबर के ही रहेंगे, 3-3 घंटे की अवधि रहेगी। ये पहले से भी था, अभी भी यही रहा है मतलब, इसमें कोई खास पैटर्न बदला नहीं है। एक सबसे बड़ी बात जो चेंज हुई है वो है कि पहले ऐसा होता था कि आरपीएससी 20, 50 और 100 शब्दों के क्वेश्चंस पूछा करती थी। इस बार ऐसा हुआ है कि आरपीएससी ने 20 शब्दों के क्वेश्चंस जो है, यानी कि जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते थे उनको खत्म कर दिया है। आप देखोगे जैसे कि पेपर 1 जो है उसकी यूनिट 1 जो है उसमें 8 नंबर के जो 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 5 नंबर के रहने वाले हैं, जिनकी टोटल मार्किंग होगी 40 और वर्ड लिमिट रहेगी 50। तो इस आधार पर आप देखोगे 50 जो 100 शब्दों का होता था उसको हटा के आरपीएससी ने 150 वर्ड्स का कर दिया है। तो यानी कि ये लेंदी आंसर्स जो है वो आरपीएससी अब चाहेगी, और छोटे आंसर्स पर जो है वो आरपीएससी ने फोकस नहीं किया है। 50 कुछ कुछ रखा है, 50 होने भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से भी ऐसा लगता था कि 20 वर्ड्स के क्वेश्चंस की कोई ज़्यादा नीड नहीं है। 50 वर्ड से ही हकीकत में बच्चे का जो है वो व्यू पता लगता है। तो 50, 150, 50, 150, 50 आप देखोगे इसी तरीके से यूनिट के जो जितने भी क्वेश्चंस डिसाइड हुए हैं वो सारे ऐसे बने हुए हैं। टोटल अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो यूनिट 1 में 8 और 3 लगभग 11 क्वेश्चंस तो यूनिट 1 से आ रहे हैं। 6 और 3 यानी कि लगभग 9 क्वेश्चंस जो है वो इससे आ रहे हैं 20, और लगभग 14 क्वेश्चंस जो है वो यूनिट 3 से है। और जो सारे 14 क्वेश्चंस है वो 5 नंबर के हैं यूनिट 3 में मतलब, यानी कि इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन जो है वो नहीं है, या 50 शब्दों का। ये तो इस तरीके से भी पैटर्न जो है वो डिसाइड हुआ है। और पेपर 3 में भी आप देखोगे कुछ इसी तरीके से बदलाव है। यूनिट 2 में यहाँ पर 14 क्वेश्चन है, वो 50 शब्दों के ही हैं, और पेपर 2 में। और पेपर 3 में देखोगे तो पेपर 3 में यहाँ पर आप यूनिट 3 जो है उसमें 11 क्वेश्चंस हैं, वो भी 5 के ही हैं, 20 वर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं है, और 50, 150, 50, 150 में ही ये डिवाइड हो रखा है। और पेपर 4 जो है इसमें आपके एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। यूनिट 1 और यूनिट 2 जो पहले हिंदी और इंग्लिश हुआ करती थी, अब ये हो गया है कि हिंदी इंग्लिश के साथ वो तो है ही, 3rd यूनिट और जोड़ी, और वो स्पेशली जो है वो अपने निबंध से जुड़ी हुई है। तो 90 का तो आपके सीधा सीधा हिंदी हो गया, 70 का जो है वो आपके इंग्लिश हो गया, और इस बार निबंध जो है वो 40 नंबर का कर दिया, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही बहुत अच्छा हुआ है। पहले होता था कि हिंदी का निबंध जो है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हिंदी में ही लिखना होता था, और इंग्लिश में अगर कोई पैराग्राफ आता था तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को उसे इंग्लिश में ही लिखना होता है। अब ऐसा कर दिया कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स फ्री हैं यूनिट 3 के इस 40 नंबर के निबंध के मामले में, और वो हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसा उनको कन्वीनियंट लगता है मतलब। तो ऐसे में हिंदी मीडियम वालों के लिए ये फ़ायदा हो गया कि उन्हें इंग्लिश का निबंध लिखना नहीं पड़ेगा, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये फ़ायदा हो गया कि उन्हें हिंदी का निबंध नहीं लिखना पड़ेगा। वो जो लिखेंगे वो इंग्लिश में ही लिख सकते हैं आराम से इस निबंध वाले पॉइंट में, और लगभग ये 650 वर्ड्स तक का निबंध लिखना पड़ेगा, जो कि
अपने आप में बहुत बड़ा निबंध होगा, 6.5 पेज या 7 पेज आप मान के चलो इसमें, जो कि यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस पूछती है उस तरीके से। तो आरपीएससी यूपीएससी की दिशा में काफ़ी कुछ कदम बढ़ा चुकी है। अब अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र वैसे ही हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी वैसे ही निर्धारित हैं जैसा कि पहले था। जो बदलाव हुआ है अपन सिर्फ उसकी बात करेंगे और चीज़ों को समझाने का, क्योंकि आपको जो पहले से मेंस देते आ रहे हैं या जो प्रीलिम्स देते आ रहे हैं उन्हें मेंस का सिलेबस पता है, और जो अब नया मेंस देने वाले हैं या जो नई पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वो सिलेबस जो पहले का था वैसा ही है, कुछ पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा ऐड करें, कुछ हटा दिए हैं। मतलब जैसे आप देखोगे इसमें खंड ए में कि वो पहले ही प्राग ऐतिहासिक संस्कृति, उनका स्थल महत्व वगैरह ये सारे पहले भी थे। प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था भी पहले थी। विद्रोह, कृषक जातियाँ, जनजातियाँ, जन आंदोलन, राजस्थान एकीकरण, ये भी पहले हमारे था सिलेबस में। इसके अलावा कला संस्कृति, ये यहाँ से पूरी कला संस्कृति से रिलेटेड है। धार्मिक मान्यताएं, संत लोग, देवता, भाषा, साहित्य, ऑलमोस्ट कल्चर जो है वो पूरा ही पढ़ना है। मतलब कल्चर में ऐसे नहीं सोचना कि ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ चीज़ें जो है वो कल्चर में शामिल हो गई। जैसे जनजातियाँ वगैरह भी आती थी तो जनजातियाँ यहाँ मेंशन कर दी है पहले, तो सिलेबस वो का वो है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इसको लेके तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से क्या पढ़ना है। जो पढ़ते आ रहे हैं वो उनके पास पहले से कंटेंट है, और जो नए पढ़ेंगे तो जो परंपरागत टॉपिक है उन्हीं को पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। अब जो पहले से नोट्स निर्धारित है उन नोट्सों पे या जो कोचिंगों में चल रहे हैं पुरानी चीज़ें, उन्हीं को ही नहीं उठाना है, अब अपना खुद का रिसर्च भी करना है। आरपीएससी ने बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछने का परंपरा जो है वो इसमें पिछले 1.5 साल से अपना ली है, और इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे अगर आप चरणदास जी पढ़ रहे हैं तो चरणदास जी के बारे में गूगल सर्च करो और वहाँ से कुछ फैक्ट्स मिलते हैं तो उन्हें वहाँ अपने नोट्स में मेंशन करो। ये कुछ चीज़ें, क्योंकि आरपीएससी के अध्यक्ष का भी और उनके सदस्यों का भी स्टेटमेंट रहा है कि मूल जो किताबें होती थी उससे बच्चा भटक चुका है और अब कोचिंग आधारित नोट्स पर ही डिपेंड हो चुका है। तो वो हमें बदलना पड़ेगा, और यहाँ पढ़ने की जो तरीका है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अपन बात करते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति में, तो भारतीय इतिहास और संस्कृति वैसे ही हैं, कुछ पॉइंट्स जिसमें जो जुड़े हैं वो अपन बात कर लेते हैं। जैसे भारतीय धरोहर पहले की वैसे ही है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में धर्म सुधार आंदोलन वगैरह वैसे ही है। वही कलाएं, वास्तुकलाएं सब कुछ निर्धारित है, जो पहले था वही मेंशन किया है। ब्रिटिश नीतियां और उनके प्रभाव, ये एक स्पेशल मेंशन किया है इसमें। हालांकि आप पढ़ते तो पहले भी थे, लेकिन मेंस के हिसाब से इसको पढ़ने में अलग थोड़ा अप्रोच अपनानी पड़ेगी। देश की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण, इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उनके प्रभाव रहे हैं, एक अलग पॉइंट बन जाएगा। मतलब तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद बात करें राष्ट्रीय आंदोलन, उसके चरण धाराएं जो आप पढ़ते हैं वही पढ़ने हैं, बस उसको थोड़ा सा मेंस के हिसाब से भी देखना है, ये भी पहले से ही निर्धारित था। और स्वातंत्र्य आंदोलन, जो भारत का जो स्वतंत्रता के बाद में जो भारत डेवलप हुआ है किस तरीके से, तो पहले पॉइंट्स थे, लेकिन ये महिला सशक्तिकरण और महिला सुधार आंदोलन जो है ये मेंशन नहीं था, तो ये वाली पॉइंट्स भी इसमें मेंशन कर दिए। तो अपने आप में थोड़ा इसमें बढ़ाया है, और यूपीएससी पैटर्न को थोड़ा सा जो है यूपीएससी के तरीके, यानी कि एक तो फैक्चुअल पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, और एक इन्होंने जो है वो प्रॉपर मेंशन किया कि ब्रिटिश नीतियाँ और उनका प्रभाव, तो उसी तरीके से इसको पढ़ना है। ऐसे ही महिला सशक्तिकरण और महिला सुधार आंदोलन उसी वे में पढ़ना है मतलब अपने को। उसके बाद अगर अपन बात करें आधुनिक विश्व का इतिहास, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स जोड़े हैं, कुछ जो है वो काम की चीज़ हो जाएगी। मतलब जैसे पुनर्जागरण, धर्म सुधार पहले भी था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, ये पहले भी थे। औद्योगिक क्रांति भी थी, लेकिन जो नया जोड़ा है वो है रशियन रिवॉल्यूशन। ये पहले जो 2016 के टाइम पे सिलेबस चलता था उसमें हुआ करता था, इस बार इसमें वापस मेंशन कर दिया इसको। फिर जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद, ये पहले होते थे, इन पॉइंट्स को वापस मेंशन कर दिया। ठीक है, और उसके साथ ही विश्व युद्धों का प्रभाव, विश्व युद्धों का प्रभाव पहले भी था, अभी भी है, लेकिन यहाँ शीत युद्ध के दौरान विश्व। अब देखो सबसे बड़ी बात, पहले जब आईआर पढ़ते थे तो आईआर में जो इनिशियल शुरुआत होती है वो देखा जाए तो शीत युद्ध से ही होनी चाहिए। मतलब
शीत युद्ध से जो शुरुआत है उसके बाद में ही हम शीत युद्ध की विश्व व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। पर जैसे सिलेबस में मेंशन नहीं था कि शीत युद्ध के दौरान विश्व कैसा था, क्या चल रहा था, मतलब इस पर्टिकुलर जो अपना ये जो सिलेबस है इसमें आधुनिक विश्व में मेंशन कर दिया है कि शीत युद्ध के दौरान पहले अपन जो क्लासेस लेते थे, जैसे अगर मैं मेरी बात बताऊं तो आपने देखा होगा कि अपन शुरुआत करते थे 1947 के बाद से, 46 से ही शुरुआत कर देते थे कि 45 में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ और उसके बाद से अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद में अपन जाते थे 1992 के आसपास और फिर वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज देखते थे। मतलब अब वो वाली चीज़ अपन इधर देखेंगे। मतलब एक तरीके से जो थर्ड पेपर में पढ़ाया जाता था वो अब फर्स्ट पेपर में इधर की तरफ मेंशन कर दिया, जो यहाँ होना चाहिए था। एक तो एक बात हो गई। दूसरा अगर अपन देखते हैं अर्थव्यवस्था की, मतलब पेपर फर्स्ट की इकाई नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, अब वो इतिहास वाला पॉइंट हो गया, कल्चर वाला पॉइंट हो गया। अब इकोनॉमी वाला पॉइंट, चीज़ें लगभग वही है, कुछ पॉइंट्स कुछ चीज़ें जो है वो जैसे सेग्रीगेट अच्छे से किया है, पॉइंट्स बनाए प्रॉपर 8 पॉइंट्स बनाए हैं जैसे, तो 8 पॉइंट्स में एक एक चीज़ को मेंशन किया है कि जैसे आर्थिक समृद्धि और विकास में अपने को क्या क्या पढ़ना है, इसकी अवधारणा क्या होती है, क्या मापदंड होते हैं जैसे कि जीडीपी, जीएनपी वगैरह वैसी टाइप की चीज़ें। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक और इससे रिलेटेड जो अन्य सूचकांक, यानी कि अब इन्होंने खुला छोड़ दिया। पहले ऐसा होता था कि खुला नहीं होता था, पहले मेंशन कर देते थे, पर अब अन्य संबंधित सूचकांक और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर कृषि में प्रॉपर वही सारी चीज़ें हैं, कुछ विपणन वगैरह और ये एक्स्ट्रा मेंशन किया है इसमें। इसके बाद औद्योगिक नीति और सुधार, जिसमें वही सारी बातें पहले मेंशन थी। अब जैसे कि एमएसएमई वाला पॉइंट जो वो प्रॉपर इसमें मेंशन कर दिया, जो पहले नहीं होता था अब इसमें मेंशन कर दिया। सेवा क्षेत्र और आधारभूत संरचना में ऊर्जा, परिवहन, संचार, वो सारी चीज़ें पहले भी थी, पहले भी पढ़ना होता था, पर इसमें प्रॉपर इन्होंने जो है वो पॉइंट्स बना के मेंशन कर दिया कि भाई इसमें आपको ये वाली चीज़ें देखनी है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, जो पहले पढ़ना होता था, डायरेक्टली मेंशन नहीं था लेकिन पढ़ना पड़ता था, और इस बार भी इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है। ऐसे ही सार्वजनिक वित्त और संघीय बजट जो है वो वैसा का वैसा ही है, कोई ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं है, पर सेग्रीगेट कर दिया। पहले घोच पोच हो रखा था सिलेबस, अब इसमें घोच पोच नहीं है। रिजर्व बैंक, मौद्रिक प्रबंधन ये पहले भी थे, अभी भी हैं। सामाजिक क्षेत्र ये भी पहले था, अभी भी वैसे ही हैं। सरकार की स्कीम्स और इसके बारे में अपने को पढ़ना है। विश्व अर्थव्यवस्था में ज़रूर कुछ बदलाव हुए हैं। पहले वैश्विक आर्थिक मुद्दों के अलावा सतत विकास और ऐसे पॉइंट्स, जलवायु परिवर्तन, और ये भी यहाँ मेंशन था, जिसको यहाँ से हटा दिया और अब सिर्फ ये 3 संगठन रह गए हैं, जो एक तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था का सिलेबस जो है वो थोड़ा छोटा हो गया। थोड़ा क्या मतलब छोटा हो गया, पहले 1-2 पॉइंट थे, अब 1 पॉइंट रह गया, तो ये एक अच्छी बात है। WTO, वर्ल्ड बैंक और मौद्रिक संघ जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ना है और बाकी आर्थिक मुद्दों के बारे में इसमें चर्चा करनी है। सिलेबस छोटा कर दिया। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आप जानते हो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए हमारा इकोनॉमिक रिव्यू ही सब कुछ होता है, लेकिन सरकार इस बार कुछ अलग भी चाहती है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने विकसित राजस्थान 2047 जो है उसका एक विजन डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया था, और विजन डॉक्यूमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कई बार मैं भी सोचा समय की कमी की वजह से उसकी क्लासेस नहीं ले पाया, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट की क्लासेस रखनी है मुझे भी, तो मैं भी वो क्लासेस यूट्यूब पे भी, अपन जनरल क्लासेस जो लेते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वो भी क्लासेस चलती रहेगी। तो विजन डॉक्यूमेंट जो है ये हमें पढ़ना ही है, अनिवार्य है कि 47 तक राज्य सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लक्ष्यों को प्रॉपर बांटा है, 2030 तक क्या लक्ष्य रहेंगे, 35 तक क्या, ऐसे इस तरीके से अपने को जो है वो देखना है। और बाकी चीज़ें वही है, इकोनॉमिक रिव्यू ही पढ़ना है, उसमें कोई ज़्यादा किंतु परंतु नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए भी वैसे ही पढ़ना है, मेंस के लिए थोड़ा सा उस अप्रोच से पढ़ना है, पर चीज़ें वही रहेगी। राज्य बजट, वो भी बजट घाटा वगैरह, राजकोषीय प्रबंधन, ये सरकार क्या कर रही है, कैसे करना है, वो सब कुछ। कृषि विकास में वही सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक रिव्यू में पढ़ा जाता है। ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना, पंचायती राज संस्थाएं, वित्त आयोग, ये पहले भी थे, अभी भी ऐसे ही हैं। निवेश प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक विकास, प्रॉपर इन्होंने सेग्रीगेट किया, सिलेबस के 9 पॉइंट बनाए हैं और वो सारे हमें पढ़ने हैं। आधारभूत संरचनात्मक विकास वैसा का वैसा ही है। सामाजिक मानव संसाधन, बेरोजगारी, गरीबी, रोजगार सृजन, सुशासन, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल रूपांतरण, ये एक तरीके से आप ऐसे मान लो कि जो इकोनॉमिक रिव्यू में एक IT वाला और विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला पॉइंट आता है, उस पॉइंट को यहाँ से उस हिसाब से देखना है। और बाकी जो योजनाएं
जो भी अलग अलग वर्गों के लिए योजनाएं सरकार संचालित कर रही है वो इसमें आ जाएगा। फिर बात आती है इकाई नंबर 3, जो पेपर फर्स्ट की इकाई है, समाजशास्त्र प्रबंधन लेखांकन अंकेक्षण। ये ऐसे ही था पहले भी। समाजशास्त्र में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर जो है वो कुछ चीज़ें जोड़ी है, कुछ चीज़ें जो है वो इसमें वैसे सेग्रीगेट प्रॉपर किया है, पर जोड़ने की कुछ चीज़ें हैं। जैसे जाति और वर्ग अवधारणा पहले भी थी, लेकिन उसमें जाति और वर्ग के बदलते आयाम पहले भी मेंशन थे, पढ़ते थे, नॉर्मली पढ़ना है मतलब, तो यही ऐसे कैसे ही है। समकालीन भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन, ये पहले भी था, अभी भी है। धर्मनिरपेक्षीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, ये सारे पहले लौकिकीकरण और ये अलग अलग टाइप में और पॉइंट्स जुड़े हुए थे, पर इसमें इन्होंने निर्धारित कर दिया कि ये ही चीज़ें पढ़नी है मतलब, और वो सांस्कृतिक परिवर्तन वाला पॉइंट भी पढ़ना है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अवधारणाएं, ये एक नया पॉइंट जुड़ गया, इसमें कर्म सिद्धांत, धर्म, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, जो 2016 के टाइम पे आरपीएससी का सिलेबस था, जो चेंज हुआ बाद में, फिर नया सिलेबस आया, तो उस पुराने वाले सिलेबस में ये होता था, मतलब पहले वाले सिलेबस से पहले का सिलेबस जो था उसमें था, वापस से वो पॉइंट जो इसमें ला दिए, यानी कि ये एक नया पॉइंट जो है वो इसमें जोड़ दिया गया है, जो अच्छी बात है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ इसी तरीके से मतलब समाजशास्त्र में होनी भी चाहिए। वर्तमान सामाजिक परिवार और विवाह, ये एक बिल्कुल नया फ्रेश पॉइंट इसमें आ गया, और बाकी पॉइंट्स जो थे वो पहले भी थे, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों के, है ना, ये सारे मुद्दे वगैरह, और ये सोशल मीडिया और साइबर अपराध कहीं और पढ़ते थे, पर यहाँ पर प्रॉपर पढ़ना है मतलब उसको। फिर इसके अलावा भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ, ये प्रॉपर पॉइंट बना के, ये पहले भी थे, अब नई जो मतलब वैसा का वैसा ही मेंशन किया है, जैसे वेश्यावृत्ति और ये नए पॉइंट आ गए, पर वो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, इसमें एक नया पॉइंट ही जुड़ा है, और ये मोटा बदलाव जैसे ये है और ये वाला है, ठीक है। और ये भी पहले ऐसे कैसे ही थे, सीमांत समूह, दलित, अनुसूचित जनजाति वगैरह, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं, यानी कि बदलाव हुआ है। सिलेबस में 20% तक जो है वो समाजशास्त्र में एडिशन हुआ है, हटाया नहीं गया है। उसके बाद में अगर अपन बात करें प्रबंधन की, जो काफ़ी कुछ बदला है, मतलब इसमें अच्छा खासा चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है। जैसे एक तो सामान्य प्रबंधन, जो पहले ये पॉइंट नहीं होता था, इस पॉइंट को इसमें ऐड कर दिया। तो एक तरीके से प्रबंधन जो पहले उसमें पढ़ा करते थे, मतलब पबैड के साथ में प्रबंधन को भी देख लेते थे थोड़ा बहुत, वो इसमें आ गया है, और ये प्रॉपर अब चीज़ें जो है वो इसमें ही डिस्कस करनी है, प्रबंधन में ही। तो एक तो ये पॉइंट इसमें जुड़ गया। संगठनात्मक व्यवहार, ये एक नया पॉइंट जुड़ा है, जिसमें प्रकृति, क्षेत्र, अनुभूति, ये सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करना संगठनात्मक व्यवहार की। हालांकि पहले भी होता था प्रबंधन में, जैसे कि दल निर्माण, समूह निर्माण और ये सारी चीज़ें, पर इस बार जो है वो इन्होंने उसको पॉइंट्स वाइज डिवाइड किया है। पहले कुछ भी डाल रखे थे, पर अब पॉइंट वार डिवाइड कर दिया कि संगठनात्मक व्यवहार पढ़ना है, उसकी प्रकृति, क्षेत्र पढ़ने हैं, अनुभूतियाँ पढ़नी है, अभिप्रेरणाएँ पढ़नी है, उसकी संकल्पना और विचारधाराएँ डिस्कस करनी है। इसके अलावा संगठनात्मक जलवायु और संस्कृति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है मतलब। फिर विपणन प्रबंधन, जो पहले भी था, कोई खास इसमें बदलाव नहीं हुआ है, ये वैसे के वैसे ही मेंशन है। मानव संसाधन प्रबंधन, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये सारी चीज़ें पहले भी थी, लेकिन इन्होंने प्रॉपर अच्छे से उसको डिवाइड करके बताया कि भर्ती, चयन, पदस्थापन, ये सारा सब कुछ पढ़ना, जो पहले भी मेंशन था। और रणनीतिक प्रबंधन, इसमें स्पेशली जैसे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में स्वॉट विश्लेषण, या ये एक बिल्कुल फ्रेश पॉइंट है मतलब, है ना, संकल्पना, क्षेत्र, व्यावसायिक वातावरण क्या होते हैं, इसको प्रॉपर जो है वो इन्होंने मेंशन किया है इसमें। अब आप देखोगे इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो आउट कर दिए हैं, सिलेबस को जो है वो थोड़ा सीमित कर दिया है। पहले इसमें धन का प्रबंधन और ये वो और अलग अलग अजीब अजीब चीज़ें थी, है ना। तो अगर आप पुराने सिलेबस से मैच करोगे तो वो सारी काफ़ी सारी चीज़ें प्रबंधन से हट गई है, क्योंकि प्रबंधन का अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट था। मतलब आपने देखा होगा वो उसमें वो सारी चीज़ें आती थी, मतलब ये लेखा से रिलेटेड पॉइंट्स भी थे, मतलब जो देखा जाए तो अंकेक्षण के पॉइंट होने चाहिए, जो इसमें आ गए मतलब, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ होते थे वो पॉइंट, मुझे याद नहीं आ रहे उन पॉइंट्स के बारे में, पर वो हटा दिए मतलब ये सारे। और इसके साथ ही जैसे आपने देखा होगा चिकित्सा, वेलनेस मैनेजमेंट और ये आलतू फालतू काफ़ी सारे पॉइंट्स भी, शिक्षा प्रबंधन और ये भी थे, वो भी हटा दिया मतलब। तो एक तरीके से नीचे से काफ़ी कुछ साफ कर दिया इस सिलेबस को, बीच में से भी, यहाँ से भी काफ़ी कुछ पॉइंट्स जो है वो हटा दिए हैं।
तो ये ठीक है, सिलेबस छोटा कर दिया और कुछ नए पॉइंट जो वो इसमें जोड़े जो कि प्रबंधन के हिसाब से ही होने चाहिए थे। उसके बाद लेखांकन और उसके अंकेक्षण से संबंधित कुछ पॉइंट्स को ऐड किया, जैसे सामान्य लेखा सिद्धांत, ये इसमें अपने आप में जोड़ा। पहले पढ़ा जाता था, पहले लिखा हुआ नहीं था, पर अब यहाँ लिख दिया मतलब, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि चलो हाँ कम से कम ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेखांकन मानक, इनका आधारभूत ज्ञान, इसको अच्छे से थोड़ा डिस्क्राइब किया है, ये नया मेंशन किया है प्रॉपर, ताकि लेखा पढ़ रहे हैं तो ये बात होनी चाहिए मतलब इसमें। फिर ये पहले कंपनी के वित्तीय विवरण, उनके बारे में, इनके विश्लेषण की तकनीकें वगैरह सब पढ़ा करते थे, तो ये वैसे की वैसे ही है, पर इसे अच्छे से सेग्रीगेट करके सही ढंग से कि रोकड़ प्रभाव विवरण को अच्छे से पढ़ना है, सामाजिक लेखांकन, उत्तरदायित्व लेखांकन, ये सारा। फिर एक नया पॉइंट जोड़ दिया, कंप्यूटरीकृत लेखांकन, सॉफ्टवेयर, उसमें उसकी विशेषताएं, ये सारे पॉइंट्स ऐसे कैसे नए आ गए। फिर जीएसटी जो कि पहले मेंशन था उसमें आपके इकोनॉमी में, उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया, वस्तु और सेवा कर को। और अंकेक्षण की बात करते हैं तो अंकेक्षण में वो वैसे की वैसे चीज़ें हैं, सरकारी प्रारंभिक ज्ञान वो वैसा का वैसा पॉइंट है, यानी कि ये जो पहले 3 लाइन में सिलेबस था इसको प्रॉपर मेंशन करके और सही ढंग से पॉइंट्स बना के कि ये चीज़ें पढ़नी है, तो सिलेबस को बहुत अच्छा बना दिया। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा सिलेबस, पढ़ना भी इजी हो गया। पहले तो ऐसे होता था कि अब पढ़ना क्या है इसके अंदर, पर यहाँ इन्होंने पॉइंट बना दिए और ये पॉइंट्स के बेसिस पे ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं पेपर नंबर 3 पे। प्रशासकीय नीति शास्त्र में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें बदली है, कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं जो कि अपन देख लेते हैं। जैसे कि पहले ये सब तो थे ही, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और ये सारा, एक उदार समाज, पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही, ये वाला पॉइंट जो है वो इन्होंने यहाँ ऐड कर दिया। बाकी ऑलमोस्ट ऊपर के पॉइंट वैसे ही हैं। कर्मवाद से प्रेरण, ये वाला एक पॉइंट इसमें यहाँ ऐड किया है। गीता, गांधी, ये सब वैसे ही हैं। वही विश्व के नैतिक चिंतन, उनका योगदान, नैतिक चिंतक कौन है वो सारा। फिर नैतिक चिंता, द्वंद्व, चुनौतियाँ, सब कुछ। एक जोड़ा कृत्रिम बौद्धिक प्रशासनिक निर्णय लेने में एआई का क्या यूज़ है, मतलब कृत्रिम बौद्धिकता बनाम अंतर विवेक क्या है, तो ये एक चीज़ नया जोड़ा। ऐसे ही नैतिक निर्णय निर्माण में जो है वो उपकरण परख बौद्धिकता बनाम मूल्य परख बौद्धिकता, ये वाली चीज़ जोड़ी। तो अपने आप में कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। वैसे सिलेबस अगर आप इथिक्स पढ़ते हो तो ये इथिक्स नया आयाम है इथिक्स का, जो हमें पढ़ना भी चाहिए, है ना। तो इसको अच्छे से थोड़ा तैयार करना है। बाकी वही केस स्टडी में इन्होंने लिखा है अतथ्य परक, मतलब तथ्य की नहीं है और तथ्यात्मक तरीके से नहीं, मतलब केस स्टडी ऐसे रहेगी जो कि थोड़ी डिस्क्रिप्टिव रहेगी, आपकी नॉलेज बेस्ड रहेगी मतलब। फिर बात आती है साइंस की, जो इसकी इकाई 2 है। देखो साइंस के सिलेबस में वैसे तो कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है, कुछ पॉइंट्स जुड़े ही हैं। जो पॉइंट्स जुड़े हैं, जैसे कि पहले भी हम सारा धातु अधातु वगैरह और अयस्क और मिश्र धातु और ये सब कुछ पढ़ना होता था, अम्ल, क्षार, लवण वगैरह और ये सब कुछ। कोई भी आपको ये कहता है कि भाई ये नोट्स ले जाओ, मार्केट में अवेलेबल है और ये सारा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मार्केट में कचरा है सब कुछ। आप सेल्फ स्टडी जो करोगे और अपने नोट्स रिसर्च करके बनाओ। आपके पास अगर कोई आधार है नोट्स का, मान लो किसी के नोट्स है, तो मैं ये नहीं कहता कि वो नोट्स यूज़ मत करो, वो करो, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि उस पर डिपेंड हो जाओ पूरी तरीके से। आप रिसर्च करो, सेल्फ पढ़ो, ऑथेंटिक बुक्स को एक बार प्रेफर करो। ये मत सोचो कि आपके लिए कोई और मेहनत करके उन ऑथेंटिक बुक्स को लेकर आएगा, मार्केट में लेके भी आ जाए मान लो वो, तो भी आप एक बार जो है वो गो थ्रू जरूर हो, उसमें से हल्का फुल्का देखो, पेज पलटो कि हाँ इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि आपने जो देखा जरूरी नहीं है कोई और देखा होगा, और आप उस पॉइंट को टच कर सकते हो। और पिछले 2 बार के जो आरएस का जो सिलेबस, आरएस के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कुछ अलग लेवल के पूछे जा रहे हैं, जो मार्केट के अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बत्ती बुझा दिए हैं मतलब। तो आगे बात करते हैं अपन, जैसे इसमें नया पॉइंट जो जोड़ा, जैसे ऑक्टेन रेटिंग, है ना, हरित रसायन और उसके अनुप्रयोग। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो समय की मांग है मतलब, बाकी तो सारे पॉइंट्स वैसे के वैसे हैं ही। दैनिक जीवन में भौतिकी में अगर अपन बात करते हैं तो जैसे विकिरण सुरक्षा, जो नाभिक के विखंडन के साथ में देखना था, और बाकी चीज़ें लगभग वैसी ही है जो आप पढ़ते आते हैं को। ये तो हो गया आपका जैसे केमिस्ट्री वाला पॉइंट, ये हो गया आपका फिजिक्स वाला पॉइंट, और ये हो गया आपका बायो वाला पॉइंट। अब जो बायो वाला पॉइंट है उसमें चीज़ें वो की वही है,
उसमें कोई ज़्यादा बदला नहीं है, वही सारे पादप पोषण और पादप के भाग, कोशिका क्या होती है, ये सारा, और ऐसे ही मनुष्य के शरीर से रिलेटेड तंत्र वगैरह और ये आहार पोषण और ये सब कुछ आ गया। कुछ चीज़ें जो ऐड की गई है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी पहले सीधा लिखा हुआ था, मेंशन नहीं था, लेकिन अब यहाँ प्रॉपर मेंशन कर दिया कि जैसे जीएमओस क्या है, इनसे रिलेटेड सामाजिक मुद्दे क्या हैं, कानूनी नैतिक मुद्दे क्या हैं, नई नई प्रक्रियाएं जैसे टीके आए, क्रिस्पर आया, mRNA तकनीक क्या है, कृत्रिम अंग क्या होते हैं, ये नए पॉइंट इसमें ऐड कर दिए हैं मतलब। ठीक है। फिर कंप्यूटर का आता है, कंप्यूटर की वही सारी चीज़ें हैं, नेटवर्किंग, एनालॉग, डिजिटल, आवर्ती स्पेक्ट्रम, सब कुछ वैसा ही है। बिग डेटा, ब्लॉकचेन, डिजिटल, वर्चुअल, ऑगमेंटेड रियलिटी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सब कुछ वैसा का वैसा है। फिर भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान और उससे रिलेटेड सारा वैसा का वैसा है। कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो कंप्यूटिंग पहले भी थी, आज भी है, ऐसा कैसा कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता, ये एक नया पॉइंट देखा जा सकता है इसमें। और अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड वो के वही पॉइंट है इसमें, कुछ जैसे ड्रोन तकनीक वगैरह इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है ना, बाकी चीज़ें वैसी ही है। तो आप देखोगे सिलेबस में कि कुछ पॉइंट जोड़े हैं, हटाने का तो कोई नाम ही नहीं है मतलब, है ना। कुछ इक्के दुक्के पॉइंट अगर इधर उधर कर दिए होंगे तो कोई बात नहीं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचोगे नहीं सर एक पॉइंट हटाया है, उससे मैटर नहीं करता, वो मत पढ़ना, सिलेबस तो अपने को ये पढ़ना है अब, ठीक है। लेकिन जोड़े अच्छे खासे हैं। फिर अपन आते हैं इसके पेपर नंबर 2 के इकाई नंबर 3 में, ये आता है हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन। ज्योग्राफी में चीज़ें वो की वही है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो ऑलमोस्ट वैसा ही, आंतरिक संरचना और भूवैज्ञानिक समय सारणी ये लिखा है। भू आकृतियाँ यही पढ़नी होती है, ज्वालामुखी वैसे ही पढ़ना था। जलवायु में कुछ पॉइंट्स जोड़े, ये नया पॉइंट मान लो आप इसे, ये नया पॉइंट है जिसमें सूर्याभिताप, वायुमंडलीय परिसंचरण, जब वो सारी चीज़ें जो पहले नहीं पढ़ा करते थे अब आ गया है मतलब, है ना। आर्द्रता, वर्षण, ये पॉइंट पहले नहीं थे अब आ गए, और प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे जो पहले थे ऐसा कैसा ही है। तो ये एक नया पॉइंट जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जुड़ गया। भारत की ज्योग्राफी की बात करेंगे तो वो चीज़ें वैसी ही है ना, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें पढ़नी है, ये पहले भी पढ़ते थे, आज भी वैसा ही इसमें पढ़ना है मतलब, ठीक है। तो भारत की ज्योग्राफी वैसी है, आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो इनको अच्छे से तैयार करना है। राजस्थान की ज्योग्राफी में भी कोई खास ऐसा बदलाव नहीं है, वैसा का वैसा ही है, पर्यटन वगैरह और ये सारे पॉइंट्स पहले भी थे और आज भी ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रश्न पत्र 3 पर, जिसमें काफ़ी कुछ बदलाव है मतलब। अगर हम इकाई 1 में आते हैं तो ये पॉलिटी वाला पोर्शन था, वैसा ही पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स वैसे ही देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि संविधान सभा, प्रभाव स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से मतलब अपन ने उठाया है। पहले ये लिखा नहीं रहता था, अब इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर दिया कि भाई ये सोर्सेज है हमारे संविधान के, उसका दार्शनिक आधार क्या है ना, ये पॉइंट मेंशन कर दिया, बाकी और चीज़ें वैसे ही सारी, ठीक है। इसके बाद आधारभूत लक्षण सिद्धांत, मतलब इसके मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, संशोधन प्रक्रिया क्या है, जो पहले भी थी, और थोड़ा हिंदी में इसको नाम परिवर्तन कर दिया, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर वही है। और ये कुछ पॉइंट जैसे नवीन संवैधानिक विकास और न्यायिक निर्णय, नया क्या हुआ है, क्या न्यायिक निर्णय आए हैं। हो सकता है कि 2020 से 25 के बीच के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में क्वेश्चन बन जाए, तो उस सेफ साइड में जाने के लिए इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर दिया कि भाई ये पढ़ना है आपको, तो एक नया पॉइंट हो गया। संवैधानिक नैतिकता, ये एक अपने आप में नया पॉइंट हो गया कि संविधान के साथ में हम गलत ना करें, संविधान में जो लिखा है उसका मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, राज्यपालों ने या अलग अलग लेवल पे देखा जाए तो संविधान को कुछ तोड़ मरोड़ कर उसका प्रयोग किया है मतलब। और रूपांतरकारी संवैधानिकता, मतलब कि पॉइंट्स को बदलते हुए जो है संविधान के प्रोविजंस का मिसयूज, वो उसी नैतिकता से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है ना, ये इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद संस्थागत रूपरेखा और शासन तंत्र, ये सारी चीज़ें पढ़ते ही हैं, ये सब कुछ पढ़ना ही है। उभरती हुई प्रवृत्तियाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट नया जोड़ दिया, संघवाद के साथ। भाई संघवाद में नई चीज़ें क्या हैं, जो कि जनरली हम पढ़ते हैं कि आजकल हमारे संघवाद में कुछ नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब कुछ था ही। आभासी न्यायालय जैसे कि ई कोर्ट, मतलब वही ई कोर्ट आभासी न्यायालय, ई कोर्ट्स और ई समितियाँ क्या होती है, इनके बारे में ये नए पॉइंट आप इसे मान सकते हो। फिर राजनीतिक गत्यात्मकताएं, यानी कि ये जो ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हो इसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिटिक्स जो है वो कैसे चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी 2 पॉइंट हो जाते हैं,
तो ये वो वाला पॉइंट है, जैसे कि लोकतंत्र में दलीय प्रणाली कैसे है, समकालीन क्या बदलाव आ रहे हैं, क्षेत्रवाद और उसमें गठबंधन को किस तरीके से उस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अपने में समाहित किया है। पहचान आधारित राजनीति के काफ़ी मुद्दे जो पहले बिखरे हुए थे, अब इन्होंने प्रॉपर एक पॉइंट में मेंशन कर दिया है ना, जिसमें कि अलग अलग, जैसे कोई भाषा के आधार पर, कोई लिंग के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, कोई क्षेत्र, नस्ल, इनके आधार पर, है ना। तो ये एक नया पॉइंट ही मान लो आप इसे, वैसे था पहले भी, पर इन्होंने एक नए तरीके से जो वो इसको मेंशन किया है। ऐसे ही आप देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसके राजनीतिक लाभ मंदी में उसका क्या योगदान है, लैंगिक भागीदारी में कैसे वृद्धि हो रही है ना, राजनीतिक मुद्दे कैसे हमारे लोकतंत्र में समाहित हो रहे हैं, मतदान व्यवहार, निर्वाचन सुधार, ये पहले भी थे, है ना। राजनीतिक विकसित समकालीन प्रतिमान, भारतीय राजनीति में ऐसे कोई प्रतिमान, ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें जो आज हम विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब, है ना। तो वैसे टाइप की चीज़ें, कुछ नए बदलाव, है ना, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। और एक आंतरिक सुरक्षा करके एक नया पॉइंट इसमें ऐड किया, जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी आज की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और ये सारा एक नए पॉइंट की तरह जो है वो हम इसको पढ़ेंगे। फिर एक पॉइंट आ गया इसमें राजस्थान की राजनीति का। राजस्थान की राजनीति में चीज़ें वही है, पढ़नी वैसी है, सब कुछ वही सारी। जैसे कि मान लो अगर अपन बात करें, जैसे मुख्यमंत्री वगैरह हो रहे तो पबैड में पढ़ते हैं, तो वो तो हो ही गया, लेकिन वही मतदान व्यवहार कैसा चल रहा है, क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वही सारा, जैसे राजनीतिक सहभागिता के क्या प्रतिमान है, मतदान व्यवहार क्या है, दलों की क्या भूमिका रही है, गठबंधन की क्या राजनीति है, कब से क्या है। जैसे आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो है वो RS में देखे हैं, मतलब पंचायती राज, नगरीय स्थानीय स्वशासन, ये नॉर्मल पढ़ते ही हैं। राजनीति के नए आयाम और उसकी चुनौतियाँ क्या है, राजस्थान में सार्वजनिक नीति का रूपांकन कैसे होता है, जैसे कौन संस्थाएं, कैसी प्रक्रियाएं, कैसे हितधारक उसमें काम करते हैं नीतियों को बनाने में, इनमें, ठीक है, तो उसकी क्या बाधाएं हैं, वैसे टाइप की चीज़ें। और एक E-गवर्नेंस, जो जैसे जनरली हम E-गवर्नेंस के एग्जांपल्स तो पढ़ते हैं कि ये E-गवर्नेंस है, लेकिन उसके क्या क्या उपक्रम है, उसकी उपलब्धियां क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है ना, वैसे टाइप की चीज़ें। और फिर आता है IR। तो आप देखोगे कि पॉलिटी वाला पॉइंट बहुत बड़ा हो गया, मतलब ये जो फर्स्ट इकाई है ये अपने आप में बहुत बड़ी हो गई। एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में ही शासन तंत्र और नए चीज़ों के साथ में, फिर गत्यात्मकताएं, फिर राजस्थान की राजनीति, और फिर उसके बाद में IR वाला पॉइंट। IR में बहुत कुछ मेंशन किया है, जैसे शीत युद्ध तक तो हम उसमें पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, और फिर यहाँ पर जो है वो आप शीत युद्ध के बाद के परिवर्तन, जो पहले भी मेंशन था, इस बार थोड़ा पॉइंट्स में प्रॉपर मेंशन कर दिया। अमेरिका का प्राधान्य, मतलब वही है अमेरिका की जो हेगेमनी, जो पहले पॉइंट हुआ करता था, वर्चस्व, वो वाला। बहुध्रुवीयता, मल्टीपोलर वर्ल्ड, विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, वो सारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था, है ना। फिर भारत की विदेश नीति, उसके निर्धारक क्या हैं। और एक नया पॉइंट यहाँ देखने को मिलेगा, देखो यहाँ देखोगे आप तो ये बहुध्रुवीयता वाला, है ना, बाकी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सब थे। यहाँ देखोगे भारतीय समुदाय, प्रवासी भारतीय समुदाय जो विश्व में काम कर रहा है, और सांस्कृतिक कूटनीति क्या है, ये प्रॉपर एक पॉइंट मेंशन किया। और आपने देखा होगा मोदी जी जाते हैं तो वो इस वाली चीज़ पर बड़ा केंद्रित होते हैं, मतलब। इसके अलावा कुछ संस्थाओं के नाम प्रॉपर जो है वो इन्होंने मेंशन किए हैं कि भारत की उसमें क्या भूमिका है, जैसे UN है, WTO, EU, आसियान, ब्रिक्स, G20, क्वाड, I2U2, ऑकस और दक्षिण। तो ये अच्छे से तैयार करना है। फिर जलवायु और हरित कूटनीति क्या होती है, मतलब जैसे कि जो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सम्मेलन होते हैं, ISA हो गया, मिशन लाइफ हो गया, COP हो गए, वो सारा पढ़ना है। और अभी नए समकालीन उपकरण क्या है वो, तो इस सिलेबस को थोड़ा बढ़ाया है, अच्छा किया है। मतलब पहले IR में चीज़ें बिखरी थी, रशिया के साथ संबंध और उसके साथ संबंध और इसके साथ संबंध, और अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग दक्षिणी एशिया में संबंध, उसके साथ संबंध, बहुत सारे बकवास थी। लेकिन इस बार जो है वो संबंध उस तरीके से नहीं है, मतलब संबंध तो हमें पढ़ने हैं, जैसे समकालीन रणनीतिक उपक्रमों में पढ़ने हैं। जैसे कि प्रॉपरली मान लो रशिया जाके आए हैं तो रूस के साथ हमारे क्या रिलेशन है वो पढ़ना है, अमेरिका जाके आए हैं अगर हमारे, या अमेरिका के साथ हमारे क्या रिलेशंस चल रहे हैं वो पढ़ने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले सिलेबस में मेंशन था अब नहीं है, तो अब इसे समकालीन तरीके से पढ़ना है, हिस्टोरिकल तरीके से नहीं पढ़ना, मतलब, ठीक है। और बाकी ये तो बहुत अच्छे बनाए हैं, सिलेबस को बहुत ही शानदार डिज़ाइन किया है इसको। उसके बाद अगर अपन बात करें समसामयिक मामले और मुद्दे क्या हैं,
जैसे कि करंट अफेयर की बात करते हैं, करंट अफेयर भी इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें सारी घटनाएं कौन सी हैं, मुद्दे क्या, हस्तियां क्या है, कल्याणकारी योजनाएं, और वो हम जनरली पढ़ते ही हैं इकोनॉमिक रिव्यू के साथ में भी और एक्स्ट्रा भी। पुरस्कार वगैरह मेंशन प्रॉपर किए हैं, आईटी में क्या बदलाव आए हैं, क्या प्रगति हो रही है वो। फिर आप देखोगे कि इस पूरे सिलेबस में पेपर नंबर 3 में से एक सब्जेक्ट योगा, उसको पूरी तरीके से मतलब स्पोर्ट्स एंड योगा का जो पॉइंट था उसको हटा दिया, मतलब तो अब वो हटा दिया है तो उसके पॉइंट्स, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉइंट हट गया तो अब वो पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। जैसे कि खेल नीति को यहाँ डाल दिया, संस्थानों को यहाँ डाल दिया, खेल आयोजनों को यहाँ डाल दिया, वो करंट के हिसाब से पूछा जाएगा। और योगा वाला जो पॉइंट है वो यहाँ डाल दिया। तो एक तरीके से पहले जो कि 20 नंबर्स में डिवाइड होता था योगा वाला पोर्शन, है ना, वो अब यहाँ आपके पूरे इस एक ही इकाई में बन चुका है। समसामयिक मामलों में ही उसको शामिल करके बात खत्म, मतलब उसकी। इसके बाद आता है अपना इकाई नंबर 2, जो पॉलिटी के बाद फर्स्ट के बाद 2 इकाई हो गई लोक प्रशासन पबेड़ वाला। पबेड़ में भी जो है वो पहले का सिलेबस भी काफ़ी अच्छा था, इस बार का थोड़ा बढ़ा दिया है, थोड़ा इसको लेंदी बना दिया, या इसको और ज़्यादा डीप नॉलेज पे आधारित बना दिया। हालांकि कुछ पॉइंट्स सेम टू सेम ही हैं, जैसे कि लोक प्रशासन ये पहले भी पढ़ते थे, आज भी वैसा ही पढ़ना है एक अनुशासन के रूप में। एक अनुशासन मतलब एज ए डिसिप्लिन मतलब विषय। अब देखो हिंदी में पढ़ने वाला सोचेगा अनुशासन के रूप में कैसे डेवलप हुआ, यानी कि विषय के रूप में कैसे लोक प्रशासन विकसित हुआ है, इन्होंने इंग्लिश बना के हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, और बाकी चीज़ें वो पहले भी पढ़ते थे, आज भी, है ना। नव लोक सेवा, ये कुछ पॉइंट्स जो है सुशासन और ये नए जोड़े हैं, बाकी चीज़ें पहले भी ऐसे ही थी, आज भी ऐसे ही है। विचारधाराएं रूपागम, इसमें पहले ये प्रॉपर मेंशन नहीं था, अब जैसे वैज्ञानिक प्रबंधन, मानव संबंध, व्यवहारवादी विचारधारा, संरचनात्मक, प्राकारात्मक, पारिस्थितिक उपागम, ये मेंशन कर दिया, जो कि अपने आप में एक पूरा अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। ये वैसे हम पढ़ते थे, लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ा करते थे, अध्ययन के उपागमों में डिस्कस कर लिया करते थे, लेकिन अब यहाँ मेंशन कर दिया, मतलब है ना कि भाई ये पढ़ना ही पढ़ना है। संगठन के सिद्धांत वैसे ही हैं, कोई खास बदलाव नहीं है। इसमें एक नया पॉइंट जोड़ा है समन्वय, जो पहले नहीं हुआ करता था अब जोड़ दिया है, मतलब ठीक है। बाकी पॉइंट सारे के सारे ऐसे ही हैं। और प्रशासनिक व्यवहार में नेतृत्व, संचार, मनोबल, ये नए पॉइंट हो गए एक तरीके से। ये पहले संचार वगैरह नेतृत्व वाली चीज़ तो प्रबंधन में पढ़ा करते थे, यहाँ नहीं पढ़ते थे, मतलब यहाँ इसको जोड़ दिया, संचार को जोड़ दिया, ये नया पॉइंट है। मनोबल एक नया पॉइंट है ना, तो इसको ध्यान रखना है। फिर संघ सरकार और प्रशासनिक संस्थाएं, जिसमें हमारे आयोग वगैरह और ये अपन पढ़ते थे, ये वैसे के वैसे सारा आई गया है इसमें, ठीक है, ये पढ़ना ही है। कार्मिक प्रशासन में भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और ये सारा नामता, आचरण संहिताएं, ये पहले भी थी आचरण संहिताएं, ये थोड़ा हम इथिक्स में पढ़ा करते थे, इधर की तरफ मान लो इसमें यहाँ पढ़ना है, मतलब लेकिन काफ़ी कुछ बनाया है, मतलब सिलेबस को थोड़ा अच्छा बना दिया और पहले से बेटर बना दिया, ठीक है। कार्मिक प्रशासन पढ़ना है। प्रशासन के मुद्दे क्या हैं, जो पहले सामान्य के विशेषज्ञ विवाद चलते थे, मंत्री लोक सेवक संबंध, जो पहले पॉइंट नहीं था, जैसे आप ऐसे समझो ये एक नया पॉइंट आ गया, ये एक नया पॉइंट आ गया प्रॉपर। सामाजिक अंकेक्षण अलग दूसरे तरीके से पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ अलग तरीके से पढ़ना है। और ये पहले एक पॉइंट था, जो एक पॉइंट बना हुआ था, अब इस पॉइंट के भीतर एक पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन, जो पहले कोई पॉइंट नहीं हुआ करता था, अब इसको प्रॉपरली जोड़ दिया और उनकी अलग अलग देशों की, यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन, इनकी प्रशासनिक विशेषताएं पढ़नी है, अब पहले नहीं पढ़ते थे इसको। फिर राजस्थान से रिलेटेड वही पहले जो पढ़ा करते थे वो सारा आ गया। अब यहाँ आप देखोगे पुलिस प्रशासन भी पहले था, राजस्व मंडल नहीं था, इसको अब पढ़ना है। राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, आयोग, लोकायुक्त वगैरह सब वैसे के वैसे हैं। जिला प्रशासन में ये सारे पढ़ने ही हैं, विकास प्रशासन और सब कुछ आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, चीज़ें वही है ना। कुछ इसमें काफ़ी कुछ ऐड किया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लोक प्रशासन में काफ़ी पॉइंट जो है वो नए जोड़े हैं। फिर आता है 3rd इकाई इसकी, व्यवहार और विधि। व्यवहार और विधि में आप देखोगे व्यवहार में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐड हो गई, जैसे बुद्धि है, तो बुद्धि तो वैसे के वैसे पहले भी था, अभी भी है ना। कोई
खास इसमें बदलाव नहीं है। एक नया पॉइंट, कार्यस्थल पर इनका महत्व, वो पहले भी पढ़ते थे, है ना, वैसे अब इसको मेंशन कर दिया तो सही से पढ़ना ही है। मतलब नेतृत्व क्या होता है, पहले मैनेजमेंट में देखते थे, वो अब इसमें आ गया नेतृत्व वाला। लीडरशिप मतलब उसकी क्या शैलियाँ हैं, मैनेजमेंट में वो पहले पढ़ा करते थे, है ना, अब यहाँ पर इसको नए तरीके से ऐड कर दिया। चीज़ लगभग वैसी है। कार्यस्थल पर उसको क्या चुनौतियाँ हैं, भविष्य के नेता कैसे होते हैं, अवसर चुनौतियाँ क्या आएगी, वैसा। फिर कार्यस्थल पर संचार, संचार के क्या मॉडल है, कार्यस्थल पर किस तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन होता है ना, संचार में क्या बाधाएं आती है, क्या विकृतियां आती है, ये व्यवहार के तरीके से। मतलब विनाशकारी संचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार क्या होते हैं, साइबर स्लेशिंग क्या होती है, साइबर लोफिंग क्या होता है, मून लाइटिंग क्या होती है, ये अलग अलग पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए एज ए व्यवहार के नज़रिए से। मतलब व्यवहार पर उत्कर्ष, एक्सीलेंस क्या है, जैसे गुण और शक्तियाँ क्या हो सकती है। एक राइस एक मॉडल क्या होता है, व्यक्ति अनुकूल वातावरण क्या है, ये बिल्कुल नया पॉइंट, ये भी नया पॉइंट एकदम, है ना। फिर ये भी बर्नआउट वैसे पढ़ते तो थे, लेकिन ये प्रॉपर मेंशन किया कार्यस्थल पर बर्नआउट क्या होता है, व्यावसायिक तनाव क्या है ना, ऐसा। फिर उसके बाद में आता है विधि। विधि में बहुत अच्छा बना दिया सिलेबस को। पहले आइडिया नहीं होता था कि किस डेप्थ तक जाना है, पूरा एक्ट पढ़ना होता था। अब इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ना है तो धारा 1 से 20 तक पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये कंप्लीट, वैसे 25 तक जाते थे, लेकिन अब मान लो कि 20 तक पढ़ना है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट में धारा 1 और 2 पढ़नी है, प्रॉपर परिभाषाएं पढ़नी है, और धारा 65, 66, 67, 71, 78 ये पढ़ना है ना। तो ये भी एक अच्छा बना दिया। पहले ये एक्ट पढ़ना होता था, अब थोड़ा प्रॉपर हो गया कि हाँ यहाँ ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से पढ़नी है। जैसे अपन पढ़ते थे ना, लोक कुंजी, प्राइवेट कुंजी क्या होता है, अंकीय चिन्ह क्या होते हैं, साइबर सुरक्षा क्या होती है, पर अब ये इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया इस चीज़ को। बौद्धिक संपदा अधिकार, वही सारी चीज़ें हैं वैसे कि वैसे पढ़नी है। स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध, जिसमें अपन पहले तो 2005 में घरेलू हिंसा से संबंधित जो एक्ट बना है, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, उसकी धाराएं 1 से 29 और 31 पढ़नी है। मतलब यानी कि अच्छे से तैयार करना है इसको। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, उसमें धारा 1 से 9 और 11 से 20 पढ़नी है, निश्चित कर दिया इसमें। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, धारा 101 से लेकर 15 तक पढ़नी है, मतलब, है ना। तो ये फिक्स धाराएं कर दी जो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है, इन क्लासीफाई कर दिया सही ढंग से। तो ये बहुत अच्छा सिलेबस बन गया, है ना। 1 से लेके और 13 तक, 14, 15 तक वैसे भी पढ़ते थे, पर इसको ज़्यादा आगे नहीं जाना, वैसे बड़ा एक्ट नहीं भी है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों वाला एक्ट पहले भी था, धाराएं 1 से लेके 25 तक कर दिया, इसको पूरा ही एक्ट हो गया। मतलब फिर भूमि विधियों को बहुत अच्छा बना दिया। पहले सीधा लिखा हुआ था काश्तकारी अधिनियम, पर अब इन्होंने कह दिया कि भाई धारा 1 पढ़नी है और धारा 5 जो है वहाँ परिभाषाएं, इन सब की परिभाषाओं को अच्छे से तैयार करना है कि क्या होता है किराएदार, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, साइबर बंदोबस्त, उपखंड अधिकारी वगैरह, और ये सब। फिर धारा 14 से 17A, 31, 37, 38 से 54, 206 से 232 और 239 से 242 निश्चित कर दिया। तो ये ही पढ़ना है, फिर इससे ज़्यादा जाना नहीं है। फिर भू राजस्व अधिनियम 1956, जहाँ धारा 1, 2, 3 और 3 में जो निर्वाचन से संबंधित निर्वचन, और उसमें जो बातें, भू अभिलेख अधिकारी, नगर पालिका, नजूल, पंचायत सर्किल क्या होते हैं, बंदोबस्त गांव क्या होते हैं, ये सारा। और फिर धाराएं 4 से 36, 40 से 74 से 87, 106 से 137, 142 से 183, मतलब ये पढ़नी ही पढ़नी है ना। पहले परिभाषाओं तक ही क्वेश्चन पूछते थे, अब थोड़ा आगे तक चले गए और नए पॉइंट और जोड़े। भारतीय न्याय संहिता, जो धारा 1, 2 परिभाषाएं और उसकी प्रॉपर धाराएं। ऐसे ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें 1, 2 परिभाषाएं और उसकी प्रॉपर धाराएं। तो आप देख लो कि ये जो सिलेबस है, इसको जो पहले था उसको सीमित और अच्छा कर दिया, लेकिन नई चीज़ें जोड़ के इसको और बड़ा बना दिया। और आप देखोगे इस पूरे सेक्शन में जो ये 3 है, इसमें व्यवहार का पॉइंट हो गया 1 तो, और 1 ही हो गया। तो यानी कि सेक्शन नंबर 3, 200 नंबर के पेपर में सेक्शन नंबर 3 से 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा लगभग, और 70 नंबर के क्वेश्चंस में मान के चलो ये 35, 35, 30, 30, 30, 40 इस तरीके से जो है वो ये सेक्शंस डिवाइड हो गए, है ना। तो ये अपने आप में बहुत मतलब इनका वेटेज बढ़ गया। फिर आता है पेपर नंबर 4, जहाँ हिंदी में बहुत अच्छा कर दिया है। काफ़ी कुछ तो जो है वो संधियाँ वंदियाँ और ये ख़त्म कर दिया, आप देखोगे, पर पढ़नी है। आप ये मत सोचना कि संधि नहीं है तो आप नहीं पढ़ो, क्योंकि संधि से आपकी शब्द शुद्धि अच्छी होती है, क्योंकि आप संधि अच्छी कर पा रहे हो तो शब्द शुद्धि अच्छी कर लोगे,
है ना। तो उसको बेसिक लेवल पर देखना है कि भाई हाँ ये ऐसे टूटी है, ये ऐसे हटी है, उपसर्ग प्रत्यय संधि से अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा संधि के साथ में इनको पढ़ना है। मतलब संस्कृत भिन्नार्थक शब्द और उनका प्रयोग, ये था ही पहले वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, है ना, पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली वगैरह, और ये समानार्थक हिंदी शब्द, और ये पहले जो होता था ना ट्रांसलेट करने का, और ये वो यहाँ है ही पहले से ही। ठीक। संक्षिप्तीकरण ऐसे ही है, 150 शब्दों में करना है। पल्लवन है ही, और अनुवाद जो है वो भी है, 50 शब्दों तक इसको ले जाना, 30 नंबर का ये है। और फिर 30 नंबर में आ गया आपका पत्र लेखन और प्रारूप लेखन, जिसमें जैसे सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अर्थशास्त्र के अनुस्मारक, प्रतिवेदन, रिपोर्ट्स लिखना भी अब इसमें मेंशन कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी कुछ जो है वो चलता है विभागों में, इनमें। इसके अलावा बाकी ये परिपत्र वगैरह और ये प्रारूप लेखन में थे ही, है ना। तो ये ऐसे कैसे हो गया। फिर इंग्लिश में बहुत कुछ चेंज कर दिया। अब जैसे पहले काफ़ी सारे पॉइंट्स होते थे अलग अलग, अब जैसे देखो प्रीपोजिशंस, सिंपल एक पॉइंट ये पढ़ना है ग्रामर में, इनका यूज़ 20 मार्क्स का रहेगा, तो इनका इनसे रिलेटेड चीज़ों पे ही यूजेस पूछे जाएंगे। फिर जैसे सेम वर्ड यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ये एक थोड़ा नया टाइप का सा जोड़ा है। फ्रेजल वर्ब इडियम्स हो गए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, और वर्ड ऑफन यूज्ड और मिसयूज्ड, ये एप्लीकेशन टाइप के, मतलब अप्लाई करवाएंगे इनको कि इनको अप्लाई करो वैसा। और बाकी इनसे रिलेटेड कोई एरर रहेंगे तो वो एरर डिटेक्शन का, इनसे यूजेस का इनका रहेगा ये। और एक कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रिसाइज राइटिंग। कोई अनसन पैसेज है, अनसीन पैसेज होगा तो उसको जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह और ये पूछे जाएंगे, और ट्रांसलेशन किया जाएगा, है ना। बस इतना ही है, और एक प्रिसाइज राइटिंग वाला पॉइंट आ गया इसमें। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। और फिर कंपोजिशन और लेटर राइटिंग, जिसमें एक एलोबरेट करना है एक पॉइंट को, और यहाँ जैसे एनी आउट ऑफ 3, 3 में से एक को एलोबरेट करने का, और राइटिंग में कुछ लेटर्स वगैरह और ये राइट करने हैं, है ना, जैसे ऑफिशियल मेमोरेंडम, रिपोर्ट हो गया, ये वैसे टाइप का। तो रिटर्न वाला पोर्शन काफ़ी कुछ है ना, ग्रामर वाला पोर्शन काफ़ी सीमित कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अगर कहीं पर मार्क्स लेकर आते हैं तो वो रिटर्न पोर्शन में लाते हैं, जैसे 10 में से 2 लिया है, 1 लिया है ना। तो ये थोड़ा फ़ायदा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो सब में ही फ़ायदा है, यहाँ नंबर नहीं आते थे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो ये 20 मार्क्स का मान के चलो, अगर यहाँ पर वो 5 नंबर भी ले आते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, मतलब क्योंकि ये अच्छा तैयार है तो फिर यहाँ भी रेड तैयार हो जाएगा। और एक नई इकाई जो जोड़ी है 40 नंबर की, जो सबसे ज़रूरी और बेहतरीन चीज़ थी, जो यूपीएससी में तो एक प्रॉपर पेपर होता है, 6 प्रश्न होंगे, 6 विषयगत क्षेत्र होंगे, मतलब ये क्षेत्र हैं इन्होंने निर्धारित किया है कि भाषा, साहित्य, संस्कृति, विरासत से, समाज शासन, और कुछ भी हो सकता है फिर वो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, इनसे प्रॉपर स्टेटमेंट वाले यूपीएससी के जो वो आते हैं ना, वैसे ही आएगा, स्टेटमेंट वाले आएंगे। मतलब अब ऐसे नहीं कि दूरदर्शन दिशा और दशा वैसे टाइप के नहीं, महिला सशक्तिकरण दशा दिशा वैसा नहीं। अब आपको प्रॉपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, निबंधों से जूझना होगा, उसको अर्थ समझना होगा, और उसको एलोब्रेट करना होगा 600 वर्ड्स तक। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को लगभग 600 शब्दों में एक निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी, अथवा आ गया, या तो हिंदी में लिखोगे या अंग्रेजी में। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छा है कि वो अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में लिखना है। तो पहले वाली बाध्यता अब खत्म कर दी। अभ्यर्थियों को इन विषय क्षेत्रों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निर्दिष्ट विषय से संपूर्ण संबंधित रहें, अपने विचारों को सही तरीके से व्यवस्थित करें, सटीकता और संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करें, विचारों की स्पष्टता, संरचना और सुसंगतता और अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता के आधार पर ही अंक प्रदान किए जाए हैं। ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन निबंध में मेंशन कर दिया। आप इसे एक पेपर मान लो, मतलब 40 नंबर का। इस तरीके से जो है वो सिलेबस में बदलाव हुए हैं, और आप समझ गए होंगे जो पैटर्न डिसाइड हुआ है कैसे क्या पूछा जाएगा यूनिट्स के हिसाब से, वो अपन ने बात की। जैसे पेपर नंबर 3 की यूनिट 3 के 11 प्रश्न, है ना, टोटल 55 मार्क्स के 50 वर्ड्स की लिमिट के ये रहेंगे, तो यानी कि वो विधि वाला और ये पूरा 55 नंबर का रहेगा, है ना। यूनिट 3 में जैसे कि पॉलिटी वाला पोर्शन है तो उसके 11 प्रश्न रहेंगे 55 नंबर के, 5 और 3 रहेंगे अलग, है ना। वो वैसा पबेड में भी ये वाला पोर्शन आ गया, तो आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन,
मोटी मोटी बात ये थी कि सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं समय की मांग से हुए हैं, लेकिन सिलेबस को लेंदी भी बनाया है, नई नॉलेज पर बनाया है। मतलब आप रटी रटाई जो रट्टाफिकेशन पद्धति है उससे थोड़ा सा आपको उठना पड़ेगा। मार्केट में प्रचलित नोट्स जो हैं वो एक आधार हो सकता है, लेकिन उसके बाहर भी आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एआई का यूज़ करना पड़ेगा पढ़ने में, अपने नोट्स अपने आप बनाना होगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा हर चीज़ का। डीप स्टडी जो है वो सिलेबस की डिमांड है, ताकि आप अपनी नॉलेज को मतलब रटने से हटा के और उसको एक्सप्रेस कर सको। प्रीलिम्स एक बार की क्लियर भी हो जाए मान लो, वैसे प्रीलिम्स में टिपिकल क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत तगड़े बनाने लग गए हैं, लेकिन एक बार की मान लो क्लियर भी हो जाए तो मेंस क्लियर करना काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाएगा, क्योंकि मेंस में सिलेबस जो है वो अब बदल चुका है काफ़ी कुछ। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में टाइप करें, और बाकी आपके पास मेरे नंबर हैं, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बोधी RS टेलीग्राम चैनल है, तो बोधी RS चैनल से जुड़ के आप जो है वो कोई भी डाउट हो वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।